वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों स्वागत है आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो रहेगी नाबार्ड की वैकेंसी है जिसका नाम है असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए। तो दोस्तों ये वैकेंसी आपके हर साल आपको देखने को मिलती है। नाबार्ड में आपके ऑफिस असिस्टेंट से लेके और वेरियस पोस्ट की आपकी वैकेंसी निकलती है। पर जो नोटिफिकेशन आज का जो वीडियो रहने वाला है वो है आपका असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए, जिसमें आपके कई कैडर बटे होते हैं। उनमें आपकी इसी एएम यानी असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट आपको लगती है। ठीक है, अब इस पोस्ट के लिए आपका क्या एलिजिबिलिटी है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, और जो कैडर में इनकी पोस्ट डिवाइडेड है तो उन कैडर में भी क्या क्या उनकी एलिजिबिलिटी है, एज और एजुकेशन जो क्वालिफाई है उनको लेके। तो दोस्तों इसमें सारी जो कंप्लीट है चीजें पूरी बात करेंगे। आपका एग्जाम पैटर्न, ठीक है, एग्जाम पैटर्न कौन सा है, किस तरह से रहने वाला है, क्या कैडर के अकॉर्डिंग भी आपका एग्जाम पैटर्न बदलने वाला है, एग्जाम और डेट ये भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम डेट अगर उसमें दी गई है तो कितनी है, कितनी स्टेज से आपका ये जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है ये कितने चरणों में आपके यहाँ पे आयोजित होने वाली है, उसी के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों नाबार्ड की वैकेंसी है, जिन कैंडिडेट को नहीं पता नाबार्ड की वैकेंसी का तो दोस्तों मैं बता देता हूँ। आपकी चाहे फाइनेंस सेक्टर की बात हो, बैंक सेक्टर की बात हो, आपकी जो ये एग्जाम है वो कंडक्ट करवाता है आईबीपीएस। ठीक है, आईबीपीएस आपका चाहे फाइनेंस सेक्टर वाली कितनी भी आपकी कंपनियां हो, अगर उनमें किसी भी प्रकार की वैकेंसी निकलती है तो उनको कंडक्ट करवाने का पूरा जो जिम्मेदारी होती है आईबीपीएस की होती है। ठीक है, और फाइनेंस सेक्टर हो, बैंक सेक्टर हो, इनकी भी यही होती है। तो दोस्तों जो कोई कैंडिडेट पर्टिकुलर फाइनेंस सेक्टर और बैंक सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये पूरा वीडियो उनके लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, वो पूरा जो वीडियो है कंप्लीट शुरू से लेकर अंत तक देखिए, जिससे आप जिस पोस्ट के लिए अवेलेबल हो, योग्य हो, उसमें आप अप्लाई कर सके हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो बात होगी पूरे यहाँ पे नोटिफिकेशन में, ठीक है, आपका नाबार्ड की है ये वैकेंसी। ठीक है, नाबार्ड की वैकेंसी रहने वाली है। इसमें 5-4 मुद्दों पे बातें करेंगे जो आपको हर वैकेंसी हर नोटिफिकेशन के बारे में बताता आता हूं। पहली कि आपकी पोस्ट कौन सी है, ठीक है, पोस्ट कौन सी है और डिपार्टमेंट कौन सा रहने वाला है, किस डिपार्टमेंट के अंदर आपकी जो ये पोस्ट है वो निकली है। ठीक है, इसके बाद में ये होगा कि जो आपकी पोस्ट है डिपार्टमेंट कौन सा है, नंबर ऑफ पोस्ट कौन सी है, किस तरह से जो पोस्ट है उनका डिवाइडेशन है। ठीक है, सेकंड आपका यहाँ पे डायरेक्ट बात करेंगे एलिजिबिलिटी पे, है ना, एलिजिबिलिटी योग्यता की बात करेंगे। अब दोस्तों योग्यता में दो चीजें आती है, आपका एज फैक्टर आता है। ठीक है, एक तो एज फैक्टर आता है और एक आपका आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आता है, जो आपकी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या मांगी है। ठीक है, वो इसके बाद में क्या आएगा, आपका यहाँ पे जो एग्जाम पैटर्न है वो आएगा। एग्जाम पैटर्न आएगा कि आपकी जो एग्जाम है पर्टिकुलर पोस्ट के लिए वो कैसे रखी गई है, इसमें पैटर्न बोल दो या यहाँ पे स्कीम बोल दो। ठीक है, इसके बाद में अगर यहाँ पे पर्टिकुलर जो स्कीम दी गई है उसमें क्या क्या आपका सब्जेक्ट आ गया है, अगर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेबस दिया गया है तो सिलेबस की भी बात कर लेंगे। ठीक है, सिलेबस की भी बात कर लेंगे कि किस पोस्ट के लिए क्या क्या सब्जेक्ट का यहाँ पे स्कीम है, उसके टॉपिक्स कौन कौन से हैं। उसके बाद में यहाँ पे बात करेंगे कि अगर एग्जाम डेट भी इन्होंने दी है तो एग्जाम डेट क्या रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम डेट। तो दोस्तों ये आपका 4-5 पॉइंट है जिनके आधार पे पूरा नोटिफिकेशन की जो रूपरेखा है तैयार होती है, जिसमें पोस्ट की बात करेंगे, डिपार्टमेंट की बात करेंगे, नंबर ऑफ पोस्ट किस तरह से डिवाइडेशन है आपका कैडर वाइज और आपकी कैटेगरी वाइज। ठीक है, इसके बाद में एलिजिबिलिटी पे आते हैं जिसमें एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। उसके बाद में एग्जाम स्कीम आता है। उसके बाद में अगर सिलेबस वहां पे आपका दिया हुआ है तो सिलेबस की बात कर लेते हैं, और अगर डेट दी है तो दोस्तों उसकी भी बात कर लेंगे। अब होता यह है कि अगर आईबीपीएस किसी भी एग्जाम को कंडक्ट करवाती है दोस्तों, आपको पहले क्लियर कर देता हूं कि चाहे वो फाइनेंस सेक्टर की बात हो या बैंक सेक्टर की बात हो, अगर आईबीपीएस किसी एग्जाम का टेंडर लिया है इन्होंने तो दोस्तों ये मान के चलिए 6 महीने के अंदर अंदर, 6 या 8 महीने के अंदर
तो दोस्तों वो पूरी प्रोसेस पूरी कर लेता है, ठीक है। और एडवांस में ही उसकी सारी डेट क्लियर होती है, और जिस डेट को उन्होंने बोला है कि इस दिन एग्जाम लगेगी, इस दिन आंसर की आएगी और इस दिन रिजल्ट आएगा, तो दोस्तों आएगा, ठीक है। यानी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर वो कंडक्ट करवा रही है आईबीपीएस, तो ये मान के चलिए आपके हाथ में 6 या 8 महीने के अंदर अंदर जॉब होगी, अगर आप पास होते हो तो, ठीक है। इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, इसलिए आपको ये सारे पॉइंट है, पूरा नोटिफिकेशन है, पूरे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें क्लियर करूंगा कि क्या क्या इस ये पॉइंट है, इनमें किस तरह से अपन पूरा देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका नाबार्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है, ये आपका नाबार्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें आपको वो सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो आपको जानने की जरूरत है और आवेदन करने के लिए एसेंशियल चीजें हैं, ठीक है। अब नाबार्ड को तो एक बेसिक जो इंफॉर्मेशन है आपके लिए वो चीजें देख लेते हैं कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है। बहुत कैंडिडेट होते हैं जो फ्रेशर होते हैं इस लाइन में, है ना, फ्रेशर भी होते हैं, तो जिस पोस्ट के लिए जिस डिपार्टमेंट के आप अप्लाई करना जा रहे हो तो उसकी बेसिक नॉलेज तो आपको रखनी चाहिए, ठीक है। हालांकि ये चीजें बताने की नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे सब स्टूडेंट अवेयर रहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। उनको ये बेसिक जो नॉलेज है, जानकारी है, वो सब मालूम होती है। फिर भी मेरा काम है आपको सारी चीजें बताना, क्योंकि जब कोई वीडियो देख रहा होता है तो दोस्तों वो फ्रेशर भी होता है, अच्छे से अच्छे नॉलेज वाले भी स्टूडेंट और कैंडिडेट होते हैं जो इस वीडियो को देख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये मैं कॉमन बनाता हूँ, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को टारगेट नहीं करता। मैं ये मान के चलता हूँ मेरी वीडियो एक बिल्कुल जो ना समझ है वो भी देख रहा होगा, ठीक है, और फ्रेशर है वो भी देख रहा हो, चाहे वो बैंक सेक्टर की तैयारी कर रहा हो, फाइनेंस सेक्टर की तैयारी कर रहा हो या ना हो, ठीक है। अब नाबार्ड की बात करते हैं, तो दोस्तों नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है दोस्तों। ये आपकी फुल फॉर्म हो जाती है किसकी, नाबार्ड की, ठीक है। ये आपका पूरी होली ऑन बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पूरा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ठीक है। इसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई भी यहाँ पे वो नहीं है हस्तक्षेप, ठीक है। अब यहाँ पे किस चीज की रिक्वायरमेंट हो रही है, असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो रही है, जो कि आपका ग्रेड ए का है। अब जैसे मैंने बोला था कि इसमें आपके कैडर बटे होते हैं, कैडर कौन से हैं आपका, यहाँ पे आरडीबीएस, इसका भी बताऊंगा आरडीबीएस की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, लीगल प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विस, ठीक है दोस्तों। ये आपके कैडर है जिसमें आपकी ये पोस्ट देखने को मिलेगी, और इनमें भी आपकी अलग अलग एलिजिबिलिटी मांगी जाएगी, पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट अलग होगी, ठीक है, चाहे वो कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि आपकी जो ये पोस्ट है, ठीक है, इसमें आपका जो आवेदन है वो कहां से कहां तक लेंगे, यानी कब से कब तक लोगे। तो दोस्तों ये आप यहाँ पे नाबार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.nabard.org, इस पे जाके भी आप ऑफिशियली जो नाबार्ड का ऑफिशियली साइट है यहाँ पे वो देख सकते हो। नाबार्ड के द्वारा जितनी भी प्रकार की वैकेंसी आती है, रिक्वायरमेंट होती है, तो वो उनके ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। और जो पर्टिकुलर पोस्ट है आपकी असिस्टेंट मैनेजर की, इसके जो आवेदन है वो स्टार्ट हो रहे हैं 8 नवंबर से लेके 8 नवंबर 2025 से लेके 30 नवंबर 2025, ठीक है दोस्तों। ये आपके आवेदन की डेट है। हालांकि आवेदन कब से ही स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि बीच में बहुत सारे नोटिफिकेशन आए थे, तो उनको बनाने में उनको, क्योंकि उनका जरूरी था, तो दोस्तों हर एक का नंबर 1 बाय 1 आ रहा था। तो ये दोस्तों जल्द ही आपके सामने आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये आपकी साइट है, आपकी यहाँ पे आवेदन की डेट है जो आपको क्लियर कर दी है ना। अगर जो योग्यता रख रहा हो स्टूडेंट तो तुरंत अपना आवेदन कर ले, टाइम बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों जैसे मैंने बोला था आरडीबीएस क्या है, आरडीबीएस दोस्तों यहाँ पे ये है रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद में लीगल आ जाएगा, प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विस आ जाएगा। ये आपकी 3 कैटेगरी है, तीनों कैटेगरी में आपकी असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो आवेदन है वो ऑनलाइन होंगे, ठीक है, ऑनलाइन आवेदन होंगे आपके आवेदन, जिसमें आपका यहाँ पे पूरा जो आपका आवेदन होगा उसका लिंक दे रखा है, आप यहाँ से भी आवेदन कर सकते हो क्लिक करके,
ठीक है। जो इसका लिंक है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, जिससे आप डायरेक्ट वहां जाके भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। इसके आगे जो आपकी असेंशियल डेट्स है उन पे गौर कर लेते हैं, ठीक है। आपके आवेदन है मैंने बता दिया है 8 नवंबर 2025 से आपके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में जो लास्ट डेट रहेगी आपकी 30 नवंबर रहेगी, क्लियर है। इसके बाद में जो फेज फर्स्ट है, जैसे मैंने बोला था कि इसमें एग्जाम डेट का भी अगर दिया गया है तो जरूर आपको यहाँ मेंशन होगा। और पहले ही बोला है कि आईपीपीएस जिस भी एग्जाम को कंडक्ट करवाती है तो ये मान के चलिए उसके पास पूर्व निर्धारित तिथि होती है एग्जाम की, अगर नहीं है तो वो जल्द ही आपको बता देती है विद इन जो आवेदन होते हैं उस ड्यूरेशन में, कि नेक्स्ट आपका अगर 2 फेज है तो 1 फेज की आपकी यहाँ पे डेट दे दी जाती है। और जैसे ही सेकंड फेज आपका फर्स्ट फेज कंडक्ट होता है या कंडक्ट हो जाएगा तो तुरंत आपकी सेकंड फेज की डेट भी दे देता है। तो दोस्तों इन्होंने पूरा क्लियर कर रखा है कि आपका फेज फर्स्ट और फेज सेकंड लगेगा, 2 चरण में आपकी जो एग्जाम है आयोजित होगी। एग्जाम जो फेज फर्स्ट है उसकी जो डेट है वो क्या रहेगी, 20 दिसंबर रहेगी, ठीक है दोस्तों। साफ देख सकते हो मात्र आपके पास में 20 दिन का टाइम रहेगा आवेदन करने के बाद में। और आवेदन के साथ लो तो दोस्तों आपके सामने मोटा मोटा ये मान लो 1.5 महीने का टाइम यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में यहाँ पे जो फेज सेकंड है, ठीक है, फेज सेकंड वो लगेगा आपका 25 जनवरी 2026 को, ठीक है। यानी इस दौरान भी आप देख सकते हो मात्र यहाँ पे एक महीने का लगभग यहाँ पे आपको टाइम देखने को मिलेगा, मात्र 5 दिन ऊपर है, ठीक है। पर दोस्तों एक चीज और आप बताना चाहूंगा आपको कि जो फेज फर्स्ट है ये आपका इसमें 3 जैसे कैडर है, मैंने बोला था आरडीबीएस, लीगल और प्रोटोकॉल सर्विस, ठीक है। जो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका पूरा तीनों फेज फर्स्ट में तीनों एग्जाम है, तीनों कैडर के हैं। पर जहीं पे फेज सेकंड की बात करेंगे यानी मेंस की बात करेंगे तो मेंस में सिर्फ आपको 2 ही कैडर दिखाई देने को मिलेंगे, आरडीबीएस और लीगल, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, आप किस कैडर में अप्लाई कर रहे हो तो उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रणनीति तैयार करनी है। फेज थर्ड आता है तो दोस्तों यहाँ पे फेज थर्ड है वो भी देखने को मिलेगा। फेज थर्ड किस क्या चीज रहेगी, साइकोमेट्रिक टेस्ट रहेगा। अब जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है वो किस पोस्ट के लिए है ये भी आपको जानने की जरूरत है। तो दोस्तों जैसे मैं स्टार्टिंग में बोलता हूँ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, जिससे आपको पूरा मालूम हो कि आपकी जिस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या यहाँ पे एसेंशियल इंफॉर्मेशन आपके लिए आई है, क्या नया बदलाव आया है। हो सकता है ये पिछली बार वैकेंसी पिछले साल आई हो उस समय उसके अलग अलग चीजें हो, या फिर इस समय क्या बदलाव आया हो सकता है एग्जाम पैटर्न में बदलाव कर दिया गया हो, उनके टॉपिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस में बदलाव कर दिया गया हो। तो दोस्तों ये चीजें आपको जाननी जरूरी है और जानोगे तभी जब आप वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखोगे, ठीक है। अंडरस्टैंड है, क्लियर है, आगे चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी है आपकी जो असिस्टेंट मैनेजर है उनका कैटेगरी वाइज में किस तरह से डिवाइडेशन है, साथ में यहाँ पर आपका जो कैडर है कैडर भी किस तरह से आपका डिवाइड होगा आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी है, रिजर्वेशन यहाँ भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग किस तरह से यहाँ पे डिवाइड होगा है। असिस्टेंट मैनेजर आरडीबीएस की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, आरडीबीएस की बात कर रहे हैं सबसे पहले, ओके। यहाँ पे कैटेगरी सामने आप देख सकते हो यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और लास्ट में पीडब्ल्यूबीडी, पर्सन विद बेंच वर्क डिसेबिलिटी बोला जाता है जिसे, ठीक है। अब आरडीबीएस में आपके विभिन्न प्रकार की पोस्ट जनरेट होती है, जैसे इसमें जनरल है, चार्टेड अकाउंट जिसे सीए बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद में कंपनी सेक्रेटरी, फाइनेंस, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फूड प्रोसेसिंग, लैंड डेवलपमेंट एंड सॉइल साइंस, और इसके बाद में सिविल इंजीनियरिंग आ जाता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स, मीडिया स्पेशलिस्ट, ठीक है। ये आपके लगभग 14 टाइप की पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर की, जो आपके यहाँ पे पूरे अलग अलग कैडर में भी सब कैटेगरी में बटी हुई दिखाई दे रही है, ठीक है दोस्तों। और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपकी जो कैटेगरी है उसमें आई है वैकेंसी, नहीं आई है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो भी कोई कंप्यूटर से कोई बीटेक करा होगा, एमटेक करा होगा, तो दोस्तों वो अपनी कैटेगरी में ही देख सकता है कि मेरी कैटेगरी में पोस्ट आई है या नहीं आई, ठीक है दोस्तों। तो जो पर्टिकुलर जिस फील्ड से हो
ठीक है। बात रही योग्यता की, योग्यता नीचे बता दी जाएगी, जब उसका सेक्शन आएगा तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि अगर आपके पास कोई योग्यता है तो उसके लिए साथ में कोई एलिजिबिलिटी है, अगर आप बराबर योग्य हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपके पास टाइम है, पूरा डेडिकेशन से आप पर्टिकुलर एक एग्जाम को टाइम दे सकते हो तो ही इसकी तैयारी करें, नहीं तो टाइम वेस्ट ना करें, उसके बजाय किसी अदर एग्जाम को टारगेट करें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये एक ऐसी वैकेंसी है जो पूरा टाइम मांगती है, इसको आप डिवाइडेशन नहीं कर सकते कि मैं इसके साथ साथ किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर लूं। ठीक है दोस्तों, अब जो भी कोई कैंडिडेट है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो और देख सकते हो कि अपनी किस कैटेगरी में कितनी और कौन से डिपार्टमेंट में पोस्ट आपकी आई है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों टोटल जो वैकेंसी है वो बता देता हूँ आरडीबीएस की। इसमें 85 वैकेंसी देखने को मिलेगी जो कि आपकी सब कैटेगरी में डिवाइडेशन है। ठीक है, इसके बाद में लीगल आता है। ठीक है, लीगल में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मात्र एक ही कैटेगरी में यूआर में, ठीक है, यूआर में ही आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। और जो थर्ड आपका कैडर है प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी, इसमें भी मात्र 2 कैटेगरी में देखने को मिलेगा, एक तो यूआर होगा और एक यहाँ पे या तो एससी होगा या एसटी होगा, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों एसटी में आपको ये पोस्ट देखने को मिल रही है, तो प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विस में मात्र आपको यहाँ पे 4 वैकेंसी देखने को मिलेगी जो कि आपके 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। इस तरह से देखा जाए जो टोटल वैकेंसी आपकी नाबार्ड में असिस्टेंट मैनेजर की आई है वो 91 आई है, 91 आई है। ठीक है दोस्तों, अब असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है दोस्तों बहुत बड़ी वैकेंसी होती है, पोस्ट बहुत अच्छी होती है, क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर है तो स्वाभाविक बात है आपकी जो सैलरी है काफी अच्छी रहेगी। ये मान के चलिए आपकी अंदाजन सैलरी 1 लाख के आसपास तो रहेगी, आप प्लस में भी रह सकती है। और उसका भी क्लैरिफिकेशन हो जाएगा यहाँ पे जब पोस्ट की पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे दे दी जाएगी, ग्रेड पे दे दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, इसके आगे आगे आते हैं। यहाँ पे दोस्तों पूरा जो रिजर्वेशन है आपका, ठीक है, आपके पीडब्ल्यूडी वाला, उसमें किस किस तरह से और कोई स्पेशल अगर कोई केस है, ठीक है, तो वो उनको भी शामिल किया गया है कि अगर वो उस कंडीशन में है तो उनको भी अप्लाई करने के लिए और उनकी जो सीटें है वो है या नहीं है वो देख सकते हैं। ठीक है, हर पोस्ट के लिए है, हर कैडर के अकॉर्डिंग यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे वही चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपको जानने की जरूरत है, एसेंशियल है। ठीक है, अगर फिर भी किसी चीज कैंडिडेट को लगता है कि आपकी एक ऐसी चीज छूट गई जो आपको या तो मालूम नहीं हुई या आप मैंने नहीं बताई, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, पूरे नोटिफिकेशन है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आपको या तो नॉलेज में होनी चाहिए, ठीक है, या फिर आपको जानने से आवेदन करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आवेदन करने से पहले आपको जो एसेंशियल इंफॉर्मेशन है मैं आपको बता सकूं। ठीक है दोस्तों, फिर भी हो सकता है कुछ रह जाए तो दोस्तों वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैं पर्टिकुलर कोई शॉर्ट्स या वीडियो बना के उस चीज को भी क्लियर कर दूंगा। पर कोशिश यही रहती है कि एक चीज भी ना छूटे मेरे बताने से। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात आ जाती है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे और इन्होंने डेट भी दे दी है 1 नवंबर 2025। इस डेट पे ही आपकी, इस डेट से पहले पहले जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। क्लियर है, यही चीज आपके यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाएगी, अगर मिलेगी तो आपको जरूर बताऊंगा, पर यही मान के चलिए डेट इसलिए होती है, एज ऑन का मतलब यही है कि इस डेट से पहले पहले आपकी जो क्वालिफिकेशन है जिस पोस्ट के लिए, जिस भी कैडर के लिए, वो आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, तभी जाके आप उस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो और एलिजिबल हो सकते हो। ठीक है, और साथ में यहाँ पे देख सकते हो ओनली 1 ऑप्शन। ठीक है, यानी आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करें। ठीक है, नहीं तो जो आप मल्टीपल अगर आप अप्लाई करोगे तो दोस्तों हो सकता है आपका वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, पुराने वाले जो आपका लेटेस्ट होगा फॉर्म वही आपको यहाँ पे एक्सेप्टेड किया जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे उस चीज को भी क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे वही चीज दी गई है, इट इज क्लैरिफाइड द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर AM असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, किसमें, आरडीबीएस में,
जनरल, ठीक है, यहाँ पे जनरल can't apply for another discipline and vice versa. Similarly, candidate applying for assistant manager, legal or protocol and service can't apply for AM वाइसा वर्सा। यानी सीधी सी बात है, आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप मल्टीपल जो डिसिप्लिन है, कैडर है, उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे भी क्लियर कर दिया गया है, द कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर वन पोस्ट और डिसिप्लिन। हो गया, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया था, क्लियर यही चीज होती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो, नो एज रिलैक्सेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एएम प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विस इन ग्रेड है। यानी अगर कोई कैंडिडेट प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विस के अंदर आवेदन कर रहा है तो वहां पे नो एज रिलैक्सेशन है, कोई एज रिलैक्सेशन है। यहाँ पे दोस्तों पूरा हाईलाइट करके आपको यहाँ पे क्लियर किया गया है। ठीक है, हाईलाइट कर दिया, नो एज रिलैक्सेशन, ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ एएम प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विस। ठीक है, फिर भी अगर नीचे जब एज रिलैक्सेशन वाली टेबल आएगी या कुछ चीजें यहाँ पे दिए गए होंगे एज रिलैक्सेशन का, अगर वहां पे कोई आपका टॉपिक ऐसा दिया गया होगा तो वहां पे भी आपको वो चीजें क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट, एकेडमिक क्वालिफिकेशन। ठीक है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात कर लेंगे कि आपको यहाँ पे एक्चुअल जो आपकी क्वालिफिकेशन है क्या मांगी गई है। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे एएम की, असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए, किसमें, आपकी आरडीबीएस में। तो आरडीबीएस में आपकी क्या क्या मांगी गई है, क्या क्या आपके पास होना चाहिए। जैसे मैंने बोला, यहाँ पे 14 आपका डिसिप्लिन में बटा होता है ना, आपके पूरे किसमें, आरडीबीएस में विभिन्न प्रकार की पोस्ट बटी होती है। पहले आएगी जनरल। ठीक है, जनरल में दोस्तों यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगी गई है एनी सब्जेक्ट। ठीक है, एनी सब्जेक्ट, एनी आपकी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से विद मिनिमम 60% मार्क्स। ठीक है, यानी 60% मार्क्स आपका पास होना चाहिए, आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी में भी। अगर SC ST PWD कैंडिडेट है तो यहाँ पे आपको 5% का रिलैक्सेशन देके 55% मांगा गया है एग्रीगेट। ठीक है, किसमें, बैचलर डिग्री में। या फिर आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए डिग्री, या फिर MBA या फिर PGDM किसके साथ में, 55% मार्क्स के साथ में। अगर SC ST PWD कैंडिडेट है तो 5% रिलैक्सेशन के साथ में 50% के साथ में एग्रीगेट पास होना चाहिए। या फिर इसके अलावा किसी ने CA कर रखा है, CS, CMA, ICWA और PhD कर रखी है किसी ने। ठीक है, तो दोस्तों वहां पे वो भी अप्लाई कर सकता है। ये आपकी एलिजिबिलिटी है जो आपकी पोस्ट रहने वाली है जनरल। ठीक है, यहाँ पे आपका सेकंड आता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसे CA बोला जाता है। ठीक है, CA की पोस्ट है। अब इसके लिए आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, साथ में आपका मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी ICAI से आपका मेंबरशिप आपके पास में होनी चाहिए। और द मेंबरशिप ऑफ ICAI मस्ट हैव बीन ऑब्टेन और बिफोर 1/11/25। यानी आपकी जो मेंबरशिप है ICAI की, वो 1/11/2025 से पहले की आपकी होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा थर्ड आता है कंपनी सेक्रेटरी पोस्ट की। ठीक है, इसमें क्या मांगा गया है, आपकी बैचलर डिग्री मांगी गई है किसी भी डिसिप्लिन से। ठीक है, और क्या होना चाहिए आपके साथ में, विद। ठीक है, यहाँ देख सकते हो विद, यानी बैचलर डिग्री के साथ में क्या आना चाहिए, एसोसिएट या फिर फेलोशिप मेंबरशिप ऑफ ICSI। ठीक है, ये ICSI ये कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, और जो आपकी ये मेंबरशिप है ये भी आपकी 1/11/2025 से पहले की आपके पास में आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में फाइनेंस की बात करते हैं, जिसमें आपके पास में BBA होना चाहिए डिग्री। ठीक है, अब उसमें भी आपके पास या तो फाइनेंस हो या फिर बैंकिंग से आपकी BBA कंप्लीट हो, फिर या फिर BMS हो, BMS में भी फाइनेंस हो या फिर बैंकिंग हो। ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी इंस्टीट्यूशन से विद 60% मार्क्स के साथ में। और वहीं पे SC ST PWD कैंडिडेट है तो उनको लिए 55% का यहाँ पे छूट दी गई है। ठीक है, इसके अलावा और क्या है फाइनेंस में, 2 years ऑफ फुल टाइम PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, यानी 2 साल का आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो किसमें, मैनेजमेंट में। अब मैनेजमेंट में सिर्फ एक ही हो, फाइनेंस से। ठीक है, तो दोस्तों वो कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करने योग्य होगा। साथ में और क्या होना चाहिए उसके पास में, या तो फिर या PG डिप्लोमा हो या फिर फुल टाइम MBA किया हो किसमें,
फाइनेंस में या फिर एमएमएस, यानी एमएमएस से आपकी डिग्री होती है, इसे एमबीए वाली सेक्टर में, ठीक है। जो भी आप डिग्री हो इसमें 50% के साथ में, सॉरी 55 है, 5% का छूट देके SC ST PWD कैंडिडेट के लिए वो एग्रीगेट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या चाहिए, विद, यहाँ पे देख सकते हो विद बोला है, विद में क्या है, बैचलर डिग्री किसी भी आपके डिसिप्लिन से, ठीक है। और साथ में क्या चाहिए, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड सबमिट सर्टिफिकेट, ठीक है। यानी ये जो आपकी क्वालिफिकेशन है ये तो रहनी चाहिए, साथ में आपको सर्टिफिकेट सबमिट करवाना पड़ेगा किसका, किसी भी जो यूनिवर्सिटी है रिगार्डिंग स्पेशलाइजेशन फाइनेंस, यानी आपका यहाँ पे जो आपने फाइनेंस सेक्टर से करा हो, या फिर यहाँ पे और कौन सा मांगा है, सिर्फ फाइनेंस सेक्टर मांगा गया है, तो दोस्तों उसके रिगार्डिंग जो आपका मार्कशीट अलग आती है, आपकी सर्टिफिकेट वहां पे जनरेट होता है, तो वो चीजें यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा अब फाइनेंस में ही दोस्तों और भी चीजें यहाँ पे डिसिप्लिन देखने को मिल गया कि और ऐसे क्या क्या क्वालिफिकेशन है जो आपको यहाँ पे मांगी गई है। बैचलर डिग्री हो आपके पास में, किसमें, फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में 60% के साथ में SC ST PWD कैंडिडेट को 5% रिलैक्सेशन है, तो 55 हो जाता है। साथ में इसके अलावा और क्या मांगा गया है, अगर किसी ने बैचलर डिग्री कर रखी है किसी भी डिसिप्लिन में, ठीक है, और साथ में मेंबरशिप है कि किसकी, ICAI की, ठीक है, वो भी 1/11/2025 से आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्या होना चाहिए, आपके पास में वही किसी भी आपके डिसिप्लिन में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। मेंबरशिप होनी चाहिए किसमें, आपकी ACMA, FCMA और ICWA, इसमें तीनों में से किसी में भी एक से आपका मेंबरशिप होना चाहिए, और मेंबरशिप जो आपने ली होगी वो आपकी 1/11/2025 से पहले की होनी चाहिए। क्लियर है, आगे चलते हैं। ये अभी फाइनेंस वाला ही चल रहा है आपका, ठीक है, फाइनेंस का ही चल रहा है। इसके अलावा और एक और यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी गई है, किसी ने बैचलर डिग्री कर रखी हो किसी भी डिसिप्लिन से, विद क्या है, चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, कहां से, CFA इंस्टीट्यूट जो कि USA वाला है, या फिर फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर FRM सर्टिफिकेशन फ्रॉम ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल GARP। तो दोस्तों ये आपकी क्वालिफिकेशन है पर्टिकुलर फाइनेंस के लिए। तो दोस्तों किसी ने क्या कर रखा है, किसी ने क्या कर रखा है, तो दोस्तों जिसने भी जो भी क्वालिफिकेशन कर रखी है, अगर वो यहाँ पे एलिजिबल है तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है आपका कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, यानी कंप्यूटर आपकी साइंस आ जाएगी और साथ में आपका IT ब्रांच आ जाएगी, ठीक है। अब इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे 4 साल की आपकी बैचलर इंजीनियरिंग होती है, 4 साल की आपकी बीटेक बोल दो, BE बोल दो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो किसमें हो, कंप्यूटर साइंस में हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हो, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में हो, या फिर IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड मशीन लर्निंग, किसी भी आपकी यूनिवर्सिटी, किसी भी आपके इंस्टीट्यूशन के साथ, और आपका उसमें 60% मार्क्स होना चाहिए। 5% का रिलैक्सेशन किसको मिलेगा, SC ST PWD कैंडिडेट को। ये आपका एक क्वालिफिकेशन हो गई जो कि CS और IT में रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपका 2 ही ब्रांच मेरे को लगता है आपकी, या तो सिविल और मैकेनिकल है, वो रही है, क्योंकि आपकी जो CS IT है ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से भी पूरा कनेक्टेड और होता है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा यहाँ पे देख सकते हो जितनी आपकी सब ब्रांच होती है, ठीक है, कॉम्बिनेशन वाली वो देखने को मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा और क्या चाहिए, अगर ये है तो दूसरा ऑप्शन देख लो। दूसरा ऑप्शन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, किसमें, CS कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, IT इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, डाटा साइंस, वही आपकी सारी ब्रांचें आ गई यहाँ पे, और वही आपका परसेंटेज का क्राइटेरिया, इसमें 5% का आपको चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पे जितनी भी ब्रांच है, जितने भी कैटेगरी है, उनको 55% जो मार्क्स है एग्रीगेट लाने होंगे, 5% रिलैक्सेशन दे देंगे SC ST PWD कैंडिडेट को,
तो उनके लिए 50% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट आ जाते हैं और देख लेते हैं और क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। वन मोर, एक और है जिसमें आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है 60% मार्क्स के साथ में। इसके अलावा 55% आपकी SC ST PWD कैंडिडेट, किसी भी आपका डिसिप्लिन है, इसमें कोई स्पेसिफाई नहीं करा, ठीक है, स्पेसिफाई नहीं करा। साथ में आपका हैविंग पास डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रेडिटेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स, यानी आपका यहाँ पे जो आपकी डिग्री कंप्लीट हो, ठीक है, जो डिग्री मांगी गई है वो कहाँ से आपकी होनी चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रेडिटेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स, यानी कंप्यूटर जो कंप्यूटर कोर्स है वो आपका इस डिपार्टमेंट से होना चाहिए, वो चाहे से आपकी बैचलर डिग्री किसी भी टाइप की हो या कॉम्बिनेशन में हो। ठीक है, नेक्स्ट जो पोस्ट आएगी आपकी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आएगी। ठीक है, इसमें देख लेते हैं दोस्तों, बैचलर डिग्री हो किसके, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, किसी भी इंस्टीट्यूशन से 60% का क्राइटेरिया, 5% रिलैक्सेशन। ठीक है, और इसके अलावा और क्या चाहिए, किसी के पास अगर पोस्ट ग्रेजुएट हो, ठीक है, किसमें हो, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 55% के साथ में 5% रिलैक्सेशन, किसको है, ओनली PWD कैंडिडेट को। तो दोस्तों यहाँ पे देख लो अंतर देखने को मिल गया है। अब दोस्तों आप कहते हो कि सेम क्वालिफिकेशन है तो आप स्किप कर देते हो, वीडियो काट देते हो, तो दोस्तों उसका देख लो खामियाजा कौन भुगतेगा। आपको यहाँ पे SC ST यहाँ पे देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों ये चीज होती है कि किस पोस्ट के लिए किस क्वालिफिकेशन में कितना अंतर आ जाए, ये पढ़ने पर ही और आपको जानने पर ही देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक देखें। ठीक है, आपकी जो पोस्ट है उसके रिगार्डिंग वहां पे आप देख लीजिए, बाकी का स्पीड कर लीजिए, आपको जहां सुटेबल लगे वहीं आपको पूरा कंप्लीट देखना है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे पोस्ट आती है आपकी प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर की। ठीक है, जिसमें क्या मांगा गया है, बैचलर डिग्री मांगी गई है हॉर्टिकल्चर में। ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी इंस्टीट्यूशन से 60% साथ। ओके, और क्या मांगा है, या फिर इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट हो डिग्री किसमें, हॉर्टिकल्चर में, 55% मार्क्स के साथ में, और इसमें PWD कैंडिडेट के लिए 50%। ओके, इसके अलावा आ जाता है फिशरीज की, तो इसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है फिशरीज साइंस में 60% के साथ में। ठीक है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो फिशरीज साइंस में 55% के साथ में, और यहाँ पे ST और PWD को ही यहाँ पे छूट है, 50% SC को नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाता है फूड प्रोसेसिंग, इसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है फूड प्रोसेसिंग, फूड टेक्नोलॉजी या डेयरी टेक्नोलॉजी में 60% मार्क्स के साथ में, SC और PWD को 55%, यहाँ पे ST नहीं है। ओके, फिर इसी में अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रखी है फूड प्रोसेसिंग में, फूड टेक्नोलॉजी या फिर डेयरी टेक्नोलॉजी में 55% के साथ में, SC PWD को 50% लाना जरूरी है एग्रीगेट। ओके, नेक्स्ट पोस्ट आते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका लैंड डेवलपमेंट एंड सॉइल साइंस। ठीक है, जिसकी क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री किसमें है, सॉइल साइंस में, एग्रीकल्चर में, एनवायरमेंटल साइंस में, किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी इंस्टीट्यूशन से विद 60% मार्क्स। ओके, साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रखी है किसमें, ठीक है, सॉइल साइंस में, एग्रीकल्चर में, एनवायरमेंटल साइंस में विद 55% मार्क्स के साथ में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख ही सकते हो मोस्ट ऑफ द या तो डिग्री आपकी मांगी गई है पर्टिकुलर आपकी पोस्ट के लिए, या फिर उसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है। ठीक है, परसेंटेज का क्राइटेरिया यहाँ पे आपको 5-10 ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। ठीक है, पर ये जो डिग्री होती है इनमें स्वाभाविक सी बात है सबके 60% प्लस जो एग्रीगेट है वो आ ही जाते हैं। ठीक है, पर कभी कभार हो जाता है जो एक अच्छे इंस्टीट्यूट से होते हैं वहां पे परसेंटेज आपको बहुत कम देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग आ जाती है जिसमें स्वाभाविक सी बात है या तो आपका पास बीटेक मांगा जाएगा, ठीक है, या ऐसी डिग्री या डिप्लोमा जहां आपने सिविल से कुछ ना कुछ कर रखा है। ठीक है दोस्तों, क्या है, बैचलर डिग्री है जिसमें सिविल इंजीनियरिंग से करी हो, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से करी हो। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो नई जो ब्रांच है आपको देखने को मिली है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। ठीक है, क्योंकि बहुत कैंडिडेट होते हैं, कॉमन आपका सिविल इंजीनियरिंग देखने को मिलेगा, आपको सुनने को भी मिलेगा, पर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग बहुत कम करे होते हैं। ठीक है, उनके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया है विद 60% मार्क्स के साथ में।
इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इसमें सिविल इंजीनियरिंग में या फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में विद 55% मार्क्स के साथ में। ओके, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले, ठीक है, उनके लिए है ये पूरा। बैचलर डिग्री आपकी स्वाभाविक बात है इलेक्ट्रिकल में मांगी गई है। कॉम्बिनेशन वाली देख लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर पावर सिस्टम, ठीक है, यहाँ पावर सिस्टम का भी एक आ गया जो कि आपकी 60% साथ में, या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होगी जो आपकी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर पावर सिस्टम से विद 55% मार्क्स के साथ में, ठीक है। मीडिया स्पेशलिस्ट की बात करते हैं जिसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी जा रही है, इसमें मास मीडिया में या फिर मास कम्युनिकेशन में या फिर कम्युनिकेशन या फिर जर्नलिज्म में, ठीक है, विद 55% मार्क्स के साथ में। ओके, क्लियर है। इकोनॉमिक्स पोस्ट वाली बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक पोस्ट की बात करते हैं दोस्तों, इसमें भी आपका यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है, किसमें अप्लाइड इकोनॉमिक्स विद 55% मार्क्स के साथ में, ठीक है। साथ में क्या चाहिए, कैंडिडेट विद इकोनॉमिक्स एज ए वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट एट ऑल ईयर या सेमेस्टर, यानी जो इकोनॉमिक्स है आपने चाहे वो डिग्री कर रखी हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रखी हो, उसमें सभी सेमेस्टर में आपकी यहाँ पे ये जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है वो आने चाहिए, एसेंशियल है, ठीक है दोस्तों। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है आपके फर्स्ट ईयर में या फिर आपके सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में ही आपके इकोनॉमिक्स हो, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर सभी सेमेस्टर और सभी ईयर में आपके इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है तभी आप इस फॉर्म को, इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब आता है आपका लीगल सर्विस, ठीक है। लीगल सर्विस की बात करते हैं दोस्तों। लीगल सर्विस के लिए देख लेते हैं क्या चीजें दी गई है। लीगल सर्विस में आपका यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगी गई है, किसमें, लॉ में, ठीक है, लॉ में बैचलर डिग्री मांगी गई है। इसके अलावा और देख लेते हैं क्या है इसमें, आपका बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट विद मिनिमम 60% के साथ में, ठीक है। और या फिर किसी ने LLM डिग्री कर रखी हो मिनिमम 55% के साथ में, तो वो यहाँ पे देख सकते हो, वो भी अप्लाई करने योग्य होंगे साथ में, ठीक है। साथ में और क्या क्या चाहिए, इन केस ऑफ, है ना, यहाँ कंडीशन दी है, इन केस ऑफ प्रैक्टिस एडवोकेट, क्योंकि अगर कोई कैंडिडेट है एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर रहा है, कहाँ पे, बार काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, है ना, अगर वो एडवोकेट के रूप में कहीं प्रैक्टिस कर रहा है तो उसे क्या क्या यहाँ अटैच करना है या क्या क्या उसको यहाँ पे रखना जरूरी है। क्या, एक कॉपी चाहिए रजिस्ट्रेशन की, बार काउंसिल रजिस्टर की, सर्टिफिकेट की, ठीक है। इसके अलावा सर्टिफिकेट फ्रॉम बार एसोसिएशन ऑफ which the candidate is the member or a certificate issued by the presiding officer of a court before which the candidate practiced for the required period should be produced at the time of interview। यानी आपने बार एसोसिएशन से अगर आपने प्रैक्टिस कर रहे हो तो दोस्तों, और अगर आप वहां के मेंबर हो, तो जब आपका यहाँ पे साफ दे दिया गया है कि जब आपका इंटरव्यू लगेगा तो उस समय आपको वहां पे लाना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जिस टाइम आपका इंटरव्यू होगा तो उसी समय हो सकता है आपका यहाँ पे डीवी हो, तो उस दौरान आपका जो भी एसेंशियल आपके डॉक्यूमेंट है, ठीक है, सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, वो वहां पे ले जाने हैं जरूरी, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं और क्या चीजें हैं इसमें परसेंटेज का क्राइटेरिया दे दिया है कि अगर किसी के सीजीपीए, है ना, किसी पॉइंट, हर जगह परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं चलता, ठीक है। सीजीपीए भी चलता है आपका, ओजीपीए, सीपीआई, और सिमिलरली अगर कोई अलग टर्मिनोलॉजी यूज होती है मार्कशीट में, रिजल्ट में, तो दोस्तों वो भी यहाँ पे देख सकते हो। आपका पॉइंट्स के अकॉर्डिंग डिवीजन किसी को मिला है या मार्क्स मिला है वो देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज और बता दूं, अगर किसी परसेंटेज का जो क्राइटेरिया है बिल्कुल ऐसे स्थिति में है, कैसी स्थिति में, कि अगर किसी के पॉइंट्स में है जैसे 49 पॉइंट यहाँ पे 99 दे रखा है, तो दोस्तों उससे 50%
मान लिया जाएगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल साफ दिया गया है, द फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज सो अराइव्ड विल बी इग्नोर। ठीक है, इग्नोर कर देंगे अगर किसी के परसेंटेज इस टाइप के है। ठीक है, या फिर 49.58। ठीक है, यानी 50% से अगर ऐसे पॉइंट्स में है, चाहे वो 99 भी हो, तो दोस्तों विल बी ट्रीटेड, यानी उसको उस तरह से देखा जाएगा एज ए लेस देन 50%। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं किया जाएगा कि अगर आप 49.50 से ऊपर हो, कितना भी हो, तो उसे 50 नहीं मानेंगे, उसको 50 से ही नीचे माना जाएगा। तो ये एक आपका जो कैटेगरी वाला डिवाइडेशन है, वो चीजें आपको इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, नहीं तो हमेशा बहुत सारे एग्जाम्स में आपने देखा होगा कि अगर पॉइंट 50 से ऊपर है, कितना भी है, ठीक है, तो उसको आप आगे वाली डिजिट के अकॉर्डिंग मान लेंगे। अगर 49.51 भी है तो दोस्तों वो आपको ट्रीट करेंगे एज ए 50%। पर यहाँ पे आपको बदलाव देखने को मिला है। जैसे मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि वीडियो अगर पूरा देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलेंगे। पहले की जैसे नहीं है कि सब कुछ जो चला आ रहा है तो वैसे ही चला आएगा। हमेशा हर नोटिफिकेशन में कुछ ना कुछ चेंज होता है, चाहे वो थोड़ा सा ही चेंज हो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे दिया गया है कि इंडक्टिव रोल्स, क्या आपका रोल्स रहने वाला है, क्या आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है, और वर्क का नेचर कैसा है, आपकी जो पर्टिकुलर पोस्ट है, पर्टिकुलर कैडर है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, आपकी नॉलेज में डालने के लिए कि ये आपकी डिसिप्लिन है, उसमें आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे जानने की, समझने की जरूरत है, अगर आप उस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। ठीक है, ये सिलेबस नहीं है, पर जिस पोस्ट पे आप जाओगे तो दोस्तों उसके रिगार्डिंग ये आपकी वर्क ऑफ नेचर है। ठीक है, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। मेन चीज आप ये चलती है जो आपके आवेदन के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, एज का यहाँ पे क्लियर करा है। ठीक है, एज के बारे में बताया। अभी अपन ने देखा पूरा जो एजुकेशन वाला क्वालिफिकेशन था, किस पोस्ट के लिए, किस कैडर के लिए क्या क्या चीजें मांगी जा रही थी। यहाँ पे एज का क्राइटेरिया आपको क्लियर कर दिया गया है, 21 से 30 साल। ठीक है, 21 से 30 साल की एज वाला आवेदन कर सकता है। ठीक है, क्लियर है। साथ में यहाँ पे रिलैक्सेशन जो होगा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, अब रिलैक्सेशन 3 साल इन केस ऑफ एलिजिबल ओबीसी एप्लीकेंट्स। ठीक है, हो गया क्लियर। इसके अलावा मैक्सिमम ऑफ 5 इयर्स इन केस ऑफ, अब ये केस बता दिए कि 5 साल की छूट मिलेगी किन किन को, ये कंडीशन दे दी पूरी। अगर SC ST है तो उन्हें 5 साल की छूट और मिल जाएगी। ठीक है, एक्स सर्विसमैन है, उसमें भी अलग अलग कंडीशन है। उसके अलावा इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर, शॉर्ट सर्विस कमीशन के अगर कोई ऑफिसर है पर्टिकुलर, उनके साथ कोई दिक्कत है, कोई ऐसी कंडीशन है, तो उनको भी यहाँ पे 5 वर्ष का छूट देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ में यहाँ पे 10 साल की छूट मिलेगी किसे, PWD कैंडिडेट को, अगर वो जनरल कैंडिडेट है, और 13 साल की छूट मिलेगी PWBD कैंडिडेट को, अगर वो OBC कैंडिडेट है, और 15 साल की छूट मिलेगी PWBD कैंडिडेट को, अगर वो SC और ST से बिलोंग करता है तो। ओके, ये आपका रिलैक्सेशन भी हो गया। अब आपका मेन क्या क्या हो गया, पोस्ट हो गई थी, नंबर ऑफ पोस्ट हो गई थी, आपका यहाँ पे योग्यता जो कि आपका एलिजिबिलिटी रहेगी, एज और क्वालिफिकेशन, ये भी क्लियर हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं आपका यहाँ पे जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न यहाँ पे सामने देख सकते हो, सिलेक्शन का प्रोसीजर और एग्जाम पैटर्न, किस पोस्ट के लिए किस तरह से आपका यहाँ पे एग्जाम पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, फेज 1 यहाँ पे रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्लियर करा आपका पूरा 4 फेज। ठीक है, अब 4 फेज है, किस तरह से यहाँ पे देखने को मिलेंगे वो देख लेते हैं। प्रिलिमिनरी, जिसे आप फेज 1 बोल सकते हो। ठीक है, फेज 1 बोल सकते हो, प्रिलिमिनरी। ठीक है, अब ये किसके लिए है, ग्रेड ए, RDBS और लीगल के लिए। ठीक है, ओनली RDBS और लीगल के लिए है। ये जो आपका सामने एग्जाम पैटर्न देख सकते हो, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे 8 टाइप के आपके पूरे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके क्वेश्चन है और यहाँ पे मार्क्स है।
ओके। और यहाँ पे जो लैंग्वेज में आपका यहाँ पे एग्जाम आएगा वो कितना टाइम मिलेगा, 120 मिनट टाइम, यानी आपका 2 आवर का टाइम मिलेगा। क्वेश्चन कितने रहेंगे, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स के, ठीक है। अब यहाँ पे आपके 8 टाइप के सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। कौन कौन सा, रीजनिंग है, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे सामान्यतः आप मैथ बोलते हो, ठीक है, मैथ आ जाएगी। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, जीए आ जाएगी, जनरल अवेयरनेस वाले क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज वाले, कोई अगर रूरल इंडिया से रिलेटेड, रूरल से रिलेटेड इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज है वो आ जाएंगे। अब वो करंट से भी आपको पूरी नॉलेज रखनी है उसकी। साथ में एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विद एम्फेसिस ऑन द रूरल इंडिया, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सभी के आपके अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है, उनके एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है। 200 आपके क्वेश्चन बनेंगे, 200 मार्क्स के, टाइम मिलेगा 2 घंटे का समय। आपका जो एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम स्कीम है, वो क्लियर हो गया है फेज 1 के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो फेज फर्स्ट है उसके लिए भी जो आपका बचता कौन सा है, प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विस का, इसमें नीचे टेबल आ जाएगी उसके लिए भी, ठीक है। यहाँ पे बाकी चीजें देख लेते हैं कि आपका जो सेक्शन है कौन सा, क्वालिफाइड सेक्शन कौन कौन सा, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ और डिसीजन मेकिंग, ये आपका क्वालिफाइंग सेक्शन माना जाएगा। इसके अलावा जो आपकी मार्किंग होगी, जो आपकी मेरिट बनेगी, वो इनके अलावा कौन कौन से 3 सेक्शन है आपके, एक तो जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज है, और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विद एम्फेसिस ऑन रूरल इंडिया। इन 3 सेक्टर से ही आपका पूरी मेरिट तय होगी। बाकी के आपके यहाँ पे सारे क्वालिफाइड नेचर है, ठीक है, बाकी सारे आपके क्वालिफाइड नेचर है, इनके यहाँ पे मार्क्स नहीं जोड़ेंगे, मात्र आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा मेरिट सेक्शन, किस सेक्शन से आपकी मेरिट तय होगी वो यहाँ पे आप देख सकते हो, किस किस से, आपका जनरल अवेयरनेस से। अब बाकी की ये चीजें मैंने जो 3 आपके सेक्शन बचे थे वो मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब शॉर्ट लिस्ट कैसे होंगे, शॉर्ट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट फॉर द मेन एग्जाम, ठीक है, बेस्ड ऑन मार्क्स ऑफ स्कोर मेरिट सेक्शन ओनली, यानी जिस सेक्शन से आपकी मेरिट बनेगी उसी से आपका जो सेकंड है, मेन है, फेज सेकंड है, उसमें आप अपीयर होगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो मेंस है, यानी टायर 2 है बोल दो, फेज सेकंड बोल दो, मेंस बोल दो, वो आपका स्ट्रक्चर आप सामने देख सकते हो, जो कि आपका किस पोस्ट के लिए रहेगा, जर्नलिस्ट के लिए रहेगा, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड आएगा। पेपर फर्स्ट में इंग्लिश आएगा, जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, मात्र 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसके क्वेश्चन 100 रहेंगे। टाइम मिलेगा आपको यहाँ पे 1.5 घंटे का समय, ठीक है, 1.5 घंटे का समय आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्टिव आंसर टू बी टाइप यूजिंग कीबोर्ड, यानी आपको यहाँ पे पेन पेपर नहीं मिलेगा, आपको कंप्यूटर मिलेगा। वहीं पे 3 क्वेश्चन दिखाई देंगे, उनके 100 क्वेश्चन रहेंगे, आपको टाइप करके ही उनके जवाब देने हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप में, ओके, क्लियर है। पेपर सेकंड की बात करते हैं, जो आपका लास्ट आपके 2 आपके सेक्शन थे, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज वाले और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वाले, इसके भी आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर लगेगा, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर लगेगा, साथ में ऑब्जेक्टिव भी लगेगा। ऑब्जेक्टिव के मात्र आपके 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, डिस्क्रिप्टिव के आपके मात्र 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। मार्क्स कैसे निर्धारित होंगे, 30 क्वेश्चन 50 मार्क्स के बनेंगे, जिसके लिए 30 मिनट का स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा, ओके। और डिस्क्रिप्टिव के 6 क्वेश्चन बनेंगे, वही 50 मार्क्स के, और टाइम मिलेगा 1.5 घंटे का समय, क्लियर है। और ये जो आपका डिस्क्रिप्टिव है, सीधी सी बात है, कीबोर्ड आपको मिलेगा, यानी आपका पीसी रहेगा, वहीं आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप करके उसके आंसर देने होंगे, ठीक है। साथ में जो आपका वहां पे लैंग्वेज रहेगा, यानी आपके जो फॉन्ट रहेगा वो रेमिंगटन वाला रहेगा, ठीक है, रेमिंगटन एंड स्क्रिप्ट कीबोर्ड रहेगा। हो सकता है उस समय आपको वहां पे और भी लैंग्वेज देखने को मिल जाए, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश, यानी आपको हिंदी में भी जवाब दे सकते हो, वहां पे इंग्लिश में भी जवाब दे सकते हो। साफ यहाँ पे बोल दिया
पर वही आप पेपर फर्स्ट की बात करेंगे तो दोस्तों वहां पे ऐसा स्पेसिफिक नहीं दिया गया, ठीक है, नहीं दिया गया, यानी आपको मात्र इंग्लिश में ही टाइप करना होगा। नीचे ऑप्शन दिया गया है आइदर इंग्लिश और इन हिंदी, दोनों में से किसी में भी एक में आप टाइप करके उनके आंसर दे सकते हो, ठीक है। जो फॉन्ट मिलेगा, रेमटन मिलेगा, उस हिसाब से ही आप तैयारी करके जाए। अगर आपका कृत्यदेव मिले तो उसमें भी आप देख सकते हो, बाद में आपके लिए वो सुविधा हो जाएगी, ठीक है। सम क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, ठीक है, कोई क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के हैं और कोई क्वेश्चन वो 1 मार्क्स के हैं, जो आपको यहाँ पे देखने को इस मेन फेज में देखने को मिल जाएगा। आपको अपनी सब्जेक्ट से मतलब है, उसकी तैयारी से मतलब है, जो तो बनेंगे वो तो आपके ही बनेंगे, ठीक है। अब मेन दूसरा आता है आपका स्पेशलिस्ट वाला, ठीक है। अब स्पेशलिस्ट में दोस्तों आपकी जो भी डिसिप्लिन बटे होते हैं वो आ जाते हैं, जिसमें आपका वही आपको पेपर फर्स्ट देखने को मिलेगा, इंग्लिश वाला पेपर, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव 3 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 90 मिनट, 1.5 घंटा, ठीक है, वो भी डिस्क्रिप्टिव ऑन कीबोर्ड, ठीक है। इसके अलावा पेपर सेकंड आएगा, वो आपका स्पेसिफिक रहेगा, स्ट्रीम यानी आपकी जो स्ट्रीम है, डिसिप्लिन है, कौन सा है, ठीक है। उसमें आपका ऑब्जेक्टिव लगेगा, 30 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स, उसके लिए आधे घंटे का समय मिलेगा, ठीक है। साथ में डिस्क्रिप्टिव भी आपका 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, 50 मार्क्स होंगे, 1.5 घंटे का समय मिलेगा। और ये 6 क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव रहेंगे, जो कि आपको या तो इंग्लिश में या हिंदी में टाइप करने को मिलेगा, और फॉन्ट रहेगा रेमिंगटन एंड स्क्रिप्ट कीबोर्ड वाला। क्लियर है? इसके अलावा आगे आते हैं। अब यहाँ पे मेंस आपका जो दूसरा कैडर रहेगा आपका लीगल वाला, उसकी बात करते हैं, ठीक है। इसमें वही आपका पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड लगेगा, ठीक है। इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव 3 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 1.5 घंटे का समय, आपको टाइप करके उनके आंसर देने हैं। पेपर सेकंड आपका जो लीगल का जो स्पेसिफिक आपकी सब्जेक्ट है वो रहेंगे, उसके से रिलेटेड आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव भी और डिस्क्रिप्टिव भी। ऑब्जेक्टिव आपके 30 क्वेश्चन, मार्क्स 30, आधे घंटे का समय मिलेगा। वहीं पे डिस्क्रिप्टिव के आपके 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 50 मार्क्स के, 1.5 घंटे का समय आपको देखने को मिलेगा। वो जो 6 क्वेश्चन है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप में आपको कीबोर्ड से टाइप करने होंगे, या तो हिंदी में या इंग्लिश में, ठीक है, या तो हिंदी या इंग्लिश। यहाँ पे इंग्लिश नहीं दिया गया, इस चीज को आपको देखना है, ठीक है। हर जगह बिल्कुल बदलाव देखने को मिलता है, मात्र यहाँ हिंदी है। अब हो सकता है या तो टाइपिंग की इनकी एरर हो, या फिर हिंदी में ही टाइप का ऑप्शन वहां पे आए, ठीक है, रेमिंगटन या फिर स्क्रिप्ट कीबोर्ड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में ये आपका फेज 1 फेज सेकंड हो गया, ठीक है। अब 4 फेज कैसे जा रहा था आपका, फेज 1 हो जाएगा, फेज 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फेज 1, ठीक है, और फेज 2, ये दो आपका एग्जाम स्कीम मैंने क्लियर कर दी है, ठीक है। इसके बाद में क्या लगेगा आपका, साइकोमेट्रिक टेस्ट लगेगा, ठीक है, जो कि मैंडेटरी है, ठीक है, जो कि एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट रहेगा। 90 मिनट यानी आपका यहाँ पे 1.5 घंटे का समय आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। इसके बाद में जो भी कैंडिडेट अपीयर होंगे किसमें, इंटरव्यू में, तो बात करेंगे आपकी आरडीबीएस और लीगल के लिए, जो कि आपका इंटरव्यू रहेगा 50 मार्क्स का, ठीक है। अब तक आपने बात करी आरडीबीएस और लीगल के लिए बात करी, अब आएगा लास्ट अपना प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विस वाली कैडर के लिए, ठीक है। ये आपका स्कोर है, स्कोर किस तरह से आपके जनरेट होंगे उसके बारे में बताया गया है। नेगेटिव मार्किंग की कितनी रहने वाली है, 1/4 ऑफ मार्क्स, ठीक है, 1/4 ऑफ मार्क्स यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, ओके। इसके अलावा कट ऑफ इन फेज फर्स्ट, है ना, वो एक कट ऑफ निकलेगी, वो अपीयर जो भी कैंडिडेट उन कट ऑफ को पार करेंगे वो अपीयर होंगे फेज सेकंड में, ठीक है। और इसके जो उनका स्कोर है, ठीक है, स्कोर है वो इंडिविजुअल भी देखा जाएगा और पूरा टोटल भी देखा जाएगा, दोनों तरीके से उनका जो मेरिट है वो तैयार होगी, ठीक है। इसके अलावा और देख लेते हैं और क्या क्या चीजें एसेंशियल है आपके लिए। जैसा
थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट सिलेबस का रहा था कि सिलेबस का हो तो वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, सिलेबस का यहाँ पे पॉइंट आ गया है सिलेबस। ठीक है, अब इसमें सिलेबस आपका आरडीबीएस जितना डिसिप्लिन बटे हुए थे उनके अलग अलग सिलेबस है। साथ में आपका लीगल के लिए जिस पोस्ट के लिए अप्लाई है उसके लिए सिलेबस अलग है, प्रोटोकॉल एंड सर्विस के लिए भी उनके लिए अलग है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आरडीबीएस एंड ऑल डिसिप्लिन। ठीक है, यहाँ पे पूरी टेबल दी गई है सबों की, आपके यहाँ पे जो सिलेबस है अलग अलग है। ठीक है, आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी एक्सेस कर सकते हो। आपका पर्टिकुलर जिस भी आप डिसिप्लिन से अप्लाई कर रहे हो उसके आप प्रिंट निकलवा सकते हो, देख सकते हो, पीडीएफ को भी एक्सेस कर सकते हो। आपको जो टेलीग्राम में वो हमारे वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे लिंक मिल जाएगा, क्लिक करना है उस पर, आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आ जाओगे, ज्वाइन करना है। तो दोस्तों आपको ये पीडीएफ तो एक्सेस होगी, साथ में वैकेंसी जो कि आपके सेंट्रल, स्टेट, ठीक है, फाइनेंस, बैंक सेक्टर जो भी वैकेंसी आती है उनका अपडेट वहां पे पता चल जाता है, चाहे वो नोटिफिकेशन हो, रिजल्ट हो, आंसर की हो, ठीक है, या कोई उनमें बदलाव देखने को मिला है तो वो भी चीजें वहां पे उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, साथ में जो पुराने नोटिफिकेशन के लिंक है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा और देख लेते हैं, यहाँ पे तो पूरी टेबल चलेगी अभी। ठीक है, अब यहाँ पे एक बच गया था, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, स्टार्टिंग आरडीबीएस और लीगल की बात हो रही थी, एक रिमेनिंग बच गया था कैडर प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विस का, तो उसकी भी बात करेंगे, उसको भी अपन पूरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आएगा प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विस ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो दोस्तों एज की बात करेंगे तो एज यहाँ पे मिनिमम 25 साल और मैक्सिमम 40 साल की एज रखी गई है। ओके, एक्सपीरियंस तो दोस्तों सेकंड ऑप्शन एक्सपीरियंस का दे दिया, इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो दोस्तों एक्सपीरियंस तो यहाँ पे कितना मांगा गया है, एज एन ऑफिसर विद मिनिमम 10 ईयर। ठीक है, 10 ईयर की आपकी जो एक्सपीरियंस है मिनिमम होना चाहिए, उसमें भी 5 ईयर इन केस ऑफ पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट। अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उनको 5 साल का ही अगर एक्सपीरियंस है तो वो उसके लिए भी यहाँ पे है। ठीक है, और साथ में किसमें, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ठीक है, होल्डिंग विद ए वैलिड एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड। अगर इन सेक्शन से है, इन विभागों से अगर कोई कैंडिडेट है, नॉर्मल कैटेगरी में है या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है, तो उनके लिए एक्सपीरियंस का जो यहाँ क्राइटेरिया है वो क्लियर करा है। ओके, इसके अलावा आगे चलता है दोस्तों, पूरे नोटिफिकेशन में आपको अलग अलग जगह अलग अलग क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, आपके लिए एसेंशियल वहां पे क्या रिक्वायरमेंट मांग ली है, जब ये चीजें जब आप एग्जाम फॉर्म भरते हो, फॉर्म फिल हो जाता है, एग्जाम भी दे लेते हो दोस्तों, पता जब चलता है जब 6-8 महीने बाद में जब डीबी और इंटरव्यू होता है तब आपसे ये रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, तो उस समय आपको बहुत परेशानी देखने को मिलेगी। ठीक है, जॉब रिक्वायरमेंट बोल दिया कि आपकी जो प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विस वाली पोस्ट है उसकी जॉब रिक्वायरमेंट क्या है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, स्कीम की बात कर लेते हैं, आपके एग्जाम स्कीम की। आपका प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विस में आपका जो फेज 1 है वो क्या इस तरह से लगेगा, वही आपका रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी, टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस, किसके लिए, स्पेशल रेफरेंस, बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए आपकी जीके यहाँ पे पूछी जाएगी, और यहाँ पे प्रोफेशनल जो नॉलेज है किसकी, यहाँ पे प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विस वाली प्रोफेशनल नॉलेज है वो पूछी जाएगी। सभी के 50-50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पर मार्क्स यहाँ पे चेंज है। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन आधे मार्क्स का। वहीं पे जो जनरल अवेयरनेस है, स्पेशल बैंकिंग इंडस्ट्री वाले 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और जो प्रोफेशनल वाले हैं आपके टेक्निकल जो सब्जेक्ट है उसके 50 क्वेश्चन आएंगे 75 मार्क्स के। ठीक है, जो कि आपका या तो हिंदी या इंग्लिश में आपको जो वर्जन है आपका टेस्ट है वो मिलेगा। यहाँ पे 120 मिनट का टाइम आपको देखने को मिलेगा, यानी 2 घंटे समय आपको यहाँ पे इस पेपर के लिए मिलेगा। टोटल जो आपके क्वेश्चन है कितने हो जाएंगे, 200 क्वेश्चन हो जाएंगे 200 मार्क्स के। ठीक है,
200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद में कैंडिडेट को क्या करना होगा, जो भी कैंडिडेट पास होंगे मेरिट में, तो दोस्तों उनको यहाँ पे साइकोमेट्रिक टेस्ट देना होगा, ठीक है, जो कि मैंडेटरी है, एमसीक्यू बेस्ड यानी ऑब्जेक्टिव टाइप में लगेगा ये, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में लगेगा। इसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है, 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। कितने क्वेश्चन है अभी इसमें क्लैरिफाई नहीं है। साथ में जो भी साइकोमेट्रिक टेस्ट पास करेगा वो पहुंचेगा इंटरव्यू में, और इंटरव्यू में दोस्तों यहाँ पे आपका 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। तो दोस्तों यहाँ आपको 3 फेज देखने को मिलेगा। फेज 1 साइकोमेट्रिक टेस्ट और इंटरव्यू, ये आपके प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विस वाले आपका पूरा चरण है, ठीक है। इस तरह से आपने देखा पूरा जो रिक्वायरमेंट है असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए का, जो कि आपका किसमें, एक जनरल में, ठीक है, आप यानी आरडीबीएस में, ठीक है, आरडीबीएस, और साथ में आपका लीगल, और थर्ड है आपका प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विस। इसमें जिस टाइप की आपकी पोस्ट है और उसके रिलेटेड जो आपकी एज और एजुकेशन रिलेटेड क्राइटेरिया है वो सारा क्लियर करा है। साथ में जो फेज है, एग्जाम पैटर्न है, वो भी क्लियर कर दिया गया है। आशा करते हैं आप पूरा वीडियो देख रहे होंगे, बराबर चल रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। बराबर चलने का ये फायदा है कि उन जो भी कैंडिडेट वीडियो को देख रहे हैं उनके हाथों एक भी चीज नहीं छूटती, नॉलेज पूरी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है दोस्तों। मेरी वीडियो देखने का ये फायदा रहता है, आपको एक पॉइंट भी छोड़ने को नहीं मिलेगा। मेरी तरफ से जितना हो सकता है, एक बारीक से बारीक अगर इंफॉर्मेशन आपके लिए एसेंशियल है, जरूरी है, तो मैं आप तक पहुंचा देता हूं, चाहे वो कम लोग ही देखे, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता कि ज्यादा देख रहे हैं कम देख रहे हैं, पर जरूरी है आप तक सही इंफॉर्मेशन और कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना, ठीक है। इसके अलावा और देख लेते हैं और इंफॉर्मेशन जो आपके लिए है। यहाँ पे प्री रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग यानी आपने आवेदन करा, उसमें ऑप्शन आ जाएगा, किन किन के लिए आएगा, यहाँ पे एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए ऑप्शन आएगा कि प्री रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग, यानी जब आपका एग्जाम लगेगा, ठीक है, एग्जाम से पहले आपका एक ट्रेनिंग होता है, अगर वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए, ठीक है। जब क्लिक करोगे तो दोस्तों जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा, ठीक है, उससे आपके कम से कम 1 वीक या 2 वीक पहले ही, ठीक है, पर आपका जो टाइमिंग है बहुत कम है, तो लगभग ये मान लो 10 या 5 दिन पहले आपका ये ट्रेनिंग की डेट आएगी। आपको पर्टिकुलर सेंटर होगा, वहां जाना है, आपकी 4-5 दिन की ट्रेनिंग होती है। अब उस ट्रेनिंग में क्या होता है क्या नहीं होता, तो दोस्तों जिस कैंडिडेट में कोई किसी ने ट्रेनिंग ले रखी है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए सभी लोगों को कि आखिर ट्रेनिंग में होता क्या है, ठीक है। ये स्पेसिफिक किसके लिए, एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए। इसके अलावा यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर है, कौन से स्टेट में कौन कौन से जिले हैं, कहाँ कहाँ पे आपके सेंटर आ सकते हैं, वो लिस्ट दी गई है सारी, ठीक है। यहाँ पे मेन जो आपका मेन एग्जाम लगेगा उसके लिए भी आपकी जो स्टेट है वो दे दिए गए हैं, ठीक है, लिमिटेड स्टेट है, वहीं पे आपको जो उनकी पर्टिकुलर सिटी है वहीं पे आपका यहाँ पे सेंटर देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे इंटरव्यू के लिए भी दिया गया है, क्या है, द इंटरव्यू में बी हेल्ड एट अ फ्यू ऑफ द अबाउ सेंटर, ठीक है, यानी जो ऊपर की आपकी मेन एग्जाम लगेगी इन सेंटर पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट भी लग सकता है, ठीक है, आपका मेन तो लगेगा ही लगेगा, साथ में साइकोमेट्रिक टेस्ट भी इन्हीं स्टेट में से कहीं आपकी जो मेन सिटी है वहां पे वो सेंटर रहेगा आपका। साथ में आपका जो इंटरव्यू है तो वो भी इंटरव्यू इन्हीं में से किसी भी स्पेसिफिक स्टेट है उसमें कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फर्क नहीं पड़ता कहाँ पे आपका सेंटर आ रहा है, अगर आप हर स्टेज को क्वालिफाई करते जा रहे हो तो दोस्तों आपको नेक्स्ट फेज से ही मतलब होता है, ना कि सेंटर से, चाहे वो सेंटर कितना दूर जाए, पर आपको तो लास्ट जो क्लियर है, आप जैसे जैसे स्टेज क्लियर करते हो वो चीज तो आपके लिए ही बेस्ट रहती है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों अलग अलग चार्ज है, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आपके कितने चार्ज लगने वाले हैं बात करेंगे। आपके यहाँ पे अगर कैंडिडेट एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है तो उनके लिए एप्लीकेशन फीस है वो बिल्कुल नहीं लगे, पर दोस्तों आपका यहाँ पे एक मिनिमम चार्ज होता है वो तो लगेगा ही लगेगा, जो कि 150 रहने वाला है, ठीक है। इनके अलावा जितनी कैटेगरी रिमेनिंग आ जाती है
तो उनको दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन जो फीस है वो 700 तो लगेगी, साथ में जो चार्ज लगेगा वो 150 का लगेगा। दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपके 850 की फीस यहाँ पे टोटल लगने वाली है, जो भी आपका यहाँ पे अदर रिमेनिंग कैटेगरी है। और अगर कोई स्टाफ से है, ठीक है, नाबार्ड का कोई स्टाफ है जो असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे उनके लिए छूट है, उनकी कोई भी फीस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों बात आती है कि किस पोस्ट के लिए कितना आपका पे ग्रेड रहेगा, कितनी सैलरी बनेगी। तो दोस्तों ये चीज मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि एक आप बताओ, एक असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, आपको एवरेज बताना है, पर्टिकुलर आपको जो कैडर है, ठीक है, आरडीपीएस, आपका लीगल और प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विस, इनमें कितनी कितनी सैलरी मिलेगी मैं ऐसा नहीं पूछ रहा, आप कॉमन बता दीजिए कि एक असिस्टेंट मैनेजर है उसकी सैलरी एवरेज कितनी रहती है। ठीक है, आपके सामने जो बेसिक पे है वो दिया गया है। ठीक है, बेसिक पे आपका है 44,500। ठीक है, 44,500 आपका पर मंथ का बेसिक पे है। इसी के आधार पे आपकी जो पूरी सैलरी का स्ट्रक्चर है वो तय होता है। ठीक है, इस चीज को आपको देखना है। अब यहाँ पे अलग अलग साल यहाँ पे दी गई है। ठीक है, 70 ईयर्स, अब जब आप 17 साल सर्विस में लगा दोगे तब आपकी जो बेसिक पे है 150। ठीक है, ये आपकी बेसिक पे हो जाती है। इसी के आधार पे आपकी जितने भी अलाउंस होते हैं वो इसी बेसिक सैलरी के आधार पे तय होते हैं और वही ऐड होके आपकी कंप्लीट सैलरी बन जाती है। इसमें आपको डीआरएन अलाउंस, लोकल कंपनसेटरी अलाउंस, हाउस रेंट, ठीक है, आपकी जिस ग्रेड पे हो उस ग्रेड के अलाउंस भी एक्स्ट्रा मिल जाते हैं आपको। ठीक है, और साथ में यहाँ पे एट प्रेजेंट इनिशियली मंथली ग्रॉस एमोलूमेंट्स आर अप्रोक्सीमेटली 1 लाख। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि आपकी जो सैलरी है वो एवरेज आप 1 लाख तो मान के चलो, मैंने एवरेज स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। और यहाँ पर भी देख लो, एवरेज यहाँ पे 1 लाख है जो आपकी पर मंथ की सैलरी बनेगी। ठीक है, इसके अलावा सिटी टू सिटी डिपेंड करता है कि आपकी जो जॉब है, पोस्टिंग है, कौन सी सिटी में है। आपको पता हो या ना हो, आपकी जो पोस्टिंग है, ठीक है, आपके डीए टीए, वो आपकी पोस्टिंग पे डिपेंड करता है, सिटी पे डिपेंड करता है। एक्स वाई जेड में आपके पूरे स्टेट डिवाइड होते हैं। ठीक है, अब एक्स वाई जेड में कौन कौन सी सिटी आती है, उनमें किस तरह से आपका जो डीए टी का कुछ बदलाव हो, जो भी आपके अलाउंस हो उनमें कैसे बदलाव देखने को मिलेंगे, तो उस चीज के लिए अगर पता है कमेंट्स करिए, नहीं पता हो तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे एक नया वीडियो आपके लिए स्पेसिफिक बना दिया जाएगा। ओके, इसके अलावा देख लेते हैं, मोस्ट ऑफ द सारी चीजें हो गई है जो आपको एसेंशियल जाननी चाहिए। अब इसमें हाउ टू अप्लाई आया है। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, दोस्तों जिसे नहीं पता अप्लाई कैसे करते हैं, कैसे लिंक है, कहाँ मिलेगा लिंक, वो लिंक मिल गया तो क्या क्या इंफॉर्मेशन वो कैसे फिल करनी है। तो दोस्तों उसके लिए मैं पहले बता रहा हूँ, आपको ज्यादा ज्यादा कमेंट करना होगा। ठीक है, बताना होगा, पूछना होगा, सर नया वीडियो बना दीजिए स्पेसिफिक किसके लिए, कि फॉर्म कैसे भरे, क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, फोटो कैसे लगेगी, साइज क्या रहेगी, साइन कौन से होंगे, ठीक है, ये और उनके लिए क्या इंफॉर्मेशन है, किस साइज में होगी, वो सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट करने होंगे। ठीक है दोस्तों, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। डेट वापस यहाँ पे दे दी है, 8 नवंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट आपकी 30 नवंबर 2025 रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 3 चरण में आपका पूरा प्रोसेस चलेगा एप्लीकेशन का। पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, पहले आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद में क्या होगा, आप पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दोगे। ठीक है, उसमें आपका फिर पेमेंट मांगा जाएगा, फिर आपकी फोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ पे, और कोई जरूरी डॉक्यूमेंट है तो वो यहाँ पे अपलोड मांग लिए जाएंगे। तो दोस्तों ये आपका पूरा नोटिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। बाकी चीजें और भी काफी सारी इंफॉर्मेशन है, पर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जानने के लिए जो आपकी पोस्ट है, जो आपका स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, उसमें अप्लाई करने के लिए जो जानने की जरूरत थी वो सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी है। तो दोस्तों आपसे अपेक्षा यही रहती है हमेशा, आप जो भी वीडियो देखे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में, इस चैनल पे, तो दोस्तों पूरा देखिए। ठीक है, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं
तो कम से कम उस समय वो 5 या 10 मिनट का समय हो, कम से कम उस समय वीडियो को अच्छी तरह देखे, पूरा देखे, ठीक है। उसके बाद जहां आपको लगे वहां आप स्पीड तेज कर दीजिएगा आपके सुविधा अनुसार, क्योंकि आपके यूट्यूब जो आप वीडियो चलाते हो उसी में ऑप्शन होता है आपको वीडियो को तेज धीरे करने का। आपकी ये सुविधा है, आप वीडियो को चाहे तेज देखिए या धीरे धीरे नॉर्मल देखिए, ठीक है। ये आपकी सुविधा है। आपको नाबार्ड की ये वैकेंसी है, ऐसे ही वैकेंसी आप हमारे चैनल पे रेगुलर देख सकते हो। जितनी भी सेंट्रल की वैकेंसी आती है, फाइनेंस है, वो बैंक हो या फिर पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट, राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, अदर जो स्टेट है उनकी अभी मैंने स्टार्ट नहीं करा। स्टार्ट तभी होगी जब आपके ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों होता यही है, जबकि आपके ज्यादा से ज्यादा कमेंट आते हैं तो दोस्तों हमें भी मोटिवेशन होता है। तो जब जब मोटिवेशन होता है दोस्तों हमें भी होती है कि हर स्टूडेंट के लिए आपको अलग से एक्स्ट्रा और क्या किया जाए, ठीक है दोस्तों। हम मोटिवेट तभी होते हैं जब आप कमेंट करते हो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो। तो दोस्तों इसमें हम पूरा जो काम होता है, हमारा जो पूरा डेडिकेट होता है वो आपके लिए ही होता है, ठीक है। ये चैनल आपका ही है, आपके लिए ही इंफॉर्मेशन सारी लेकर आपको प्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं करा हो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। साथ में वीडियो लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे किसी भी वैकेंसी का कोई अपडेट हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। तो दोस्तों इसी प्रकार की नई वैकेंसी, नए रिक्वायरमेंट और उनसे रिलेटेड एग्जाम, एडमिट कार्ड आंसर की और रिजल्ट देखने के लिए आप हमेशा बने रहिए इस चैनल से। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन, नए रिजल्ट के साथ में, नई वैकेंसी के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।